हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम अभी नोटसेट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टोटली थ्योरी बेस्ड टोटल सिलेबस है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हम बिहार स्टाफ नर्स के जो एग्जाम है उसके रिलेटेड जो टोटली इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसको कवर करेंगे। साथ ही में KGMU, GMCH और SGPGI की जो भर्ती आई हुई है उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो इम्पोर्टेंट MCQ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सभी हम कवर करेंगे। हम एक नोटसेट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर टोटली थ्योरी बेस्ड सिलेबस है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो हमारा जो ये सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम सारे जो टोटली सब्जेक्ट है उनको एग्जाम के व्यू से हम पढ़ेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको हम पहले पढ़ेंगे थोड़ा। तो साथियों, ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि आज हम बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे फर्स्ट जहां से मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगी इमेज बेस्ड, क्योंकि इमेज बेस्ड के अंदर से क्वेश्चन है जो इतने बड़े जो एग्जाम के लेवल होते हैं, जिनके अंदर चाहे वो KGMU का हो, GMCH का हो, चाहे वो SGPGI का हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटसेट का। नोटसेट के एग्जाम में इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो 5 से 10 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। तो इमेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन इमेज बेस्ड पर बनते हैं टोटली, चाहे वो 100 क्वेश्चन हो, चाहे वो 200 क्वेश्चन हो, मैं सभी के सभी आपको 2-3 क्लासों के अंदर, 1-2 क्लास के अंदर है जो टोटली सबसे पहले मैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन उनको कवर करूंगा। तो आज की क्लास हमारी टोटली इमेज बेस्ड पर रहने वाली है। टोटली इंस्ट्रूमेंट है, टोटली जो जो चीजें इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट रखती है, MCQ इंपॉर्टेंट रखते हैं बिहार स्टाफ नर्स की तरफ से, KGMU की तरफ से और GMCH और SGPGI की तरफ से, तो वो सभी हम इसमें कवर करेंगे। तो नोटसेट सीरीज का आगाज करते हैं, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं आज का। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एक कैंची लाइक एक आपको दिख रहा है, इमेज दिख रही है। ये इंस्ट्रूमेंट जिन बच्चों ने कभी OT करवाई है या OT में जाकर के इंस्ट्रूमेंट कभी देखेंगे, वो इनका आराम से इस इंस्ट्रूमेंट को पहचान सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है आर्टरी फोर्सेप। दोस्तों, आप इन इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल याद रखना। मैं आपको कम से कम आज 50 इंस्ट्रूमेंट की इमेज आपको शो करूंगा, उनके नाम आपको बताऊंगा। ये जो इमेज है इसको आप ध्यान में रखना। आगे से ये थोड़ी सी हल्की सी मुड़ी हुई है, लेकिन आगे कैंची के टाइप तीखी नहीं होती है। इसके अंदर ऐसे धारियां सी होती है, और जो कि ग्रिप करती है, पकड़ती है। किसी भी चीज को जब पकड़ते हैं तो उस टिश्यू वगैरह को पकड़ने के लिए काम में आती है, तो इसको आर्टरी फोर्सेप कहा जाता है। नेक्स्ट, निडल होल्डर। निडल होल्डर की मैं बात करूं तो ये आगे से थोड़ा मोटा रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो शेप ये से दिखाई दे रही है बिल्कुल अंदर से थोड़ा सा एक खड्डा सा होगा, लेकिन आगे आगे से रहेगा। तो इस टाइप की इसकी शेप रहेगी। इसको हम कहते हैं निडल होल्डर। निडल होल्डर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है। ये भी सर्जरी के अंदर, सुचरिंग के अंदर ये काम आता है। जब भी सर्जरी करने के बाद कोई इंसिजन को वहां पर से इंसिजन पर जब स्टिच लगाए जाते हैं तो वहां पर सुचरिंग के लिए काम में आ जाता है निडल होल्डर, और निडल को होल्ड करने के काम में आता है। यूज्ड इन वुंड सुचरिंग फॉर होल्डिंग द निडल फॉर वुंड क्लोजर, आल्सो यूज फॉर अदर सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा रहेगा मायो सीजर। मायो सीजर के बारे में बता दूं कि ये थोड़ा सा जो सीजर है, ये जो कैंची जो होती है ये थोड़ी हैवी कैंची होती है, इसको मायो सीजर बोला जाता है। ठीक है, कवर्ड स्टाइल की सीजर ये होती है। यूज करने कहां पर की जाती है? कट थिक टिश्यू को काटने के लिए काम में ली जाती है। सच एज दोज फाउंड इन दी, जैसे यूट्रस के अंदर पाए जाते हैं, मसल्स या ब्रेस्ट एंड फुट के अंदर पाए जाते हैं। तो मायो सीजर यूज टू डिसेशंस आर प्लेस्ड इन टिश्यू विद द टिप्स क्लोज्ड। जहां पर थिक टिश्यू वगैरह होते हैं उनको काटने के लिए मायो सीजर का उपयोग किया जाता है। तो मायो सीजर की इमेज आप एक बार फिर से देख लो, तो इस तरह की इमेज होती है इसकी। मायो सीजर ये होता है। नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाऊं चिटल फोर्सेप। दोस्तों, चिटल फोर्सेप आपने देखी होगी। इसको एक सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखते हैं, ताकि ये एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर इसको डाल के रखते हैं, ताकि ये जो किसी भी, जैसे कोई बैंडेज कहीं से निकालनी है ड्रम के अंदर से, या कहीं से कोई इंस्ट्रूमेंट को उसको पकड़ना होता है, तो इस चिटल फोर्सेप का वो प्रयोग किया जाता है। तो ये इसको यूज किया जाता है, रिमूव किया जाता है। यूज टू रिमूव स्टाइल्ड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर एंड फॉर्मुलिन कैबिनेट्स। जो फॉर्मुलिन के कैबिनेट्स वगैरह होते हैं उनसे निकालने के लिए इसका काम में लिया जाता है। दी फोर्सेप आर प्लेस्ड इन ए कंटेनर। इसको एक कंटेनर के अंदर डाला जाता है, और मिथाइल लाइटेड स्प्रिटेड व्हेन नॉट इन यूज। अगर ये इस कंटेनर के अंदर नहीं डाला और उसके अंदर स्प्रिट वगैरह उसके अंदर वो चीजें नहीं डाली हुई है, तो इस जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग है वो हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं कि एक साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे, एक प्लास्टिक की ब्लू ट्रे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इमेज दिखा रहा हूँ। ये क्या होती है? साइडेक्स इंस्ट्रूमेंट ट्रे होती है, और इसके अंदर साइडेक्स नाम का एक सॉल्यूशन डाला जाता है।
दिस ट्रे इज अकोमोडेशन फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एंडोस्कोप। एंडोस्कोपी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं और इसका यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको डिसइंफेक्शन करने के लिए, एंड इक्विपमेंट हाई लेवल पर जो यूज किए जाते हैं सर्जरी के अंदर, लेप्रोस्कोपी वगैरह किया जाता है, तो उनको क्या किया जाता है कि साइडेक्स नाम का, इसके अंदर साइडेक्स नाम का एक सोल्यूशन है वो डाला जाता है इस ट्रे के अंदर और उसको बंद कर दिया जाता है। तो उसके अंदर से जो सोल्यूशन, जो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे वगैरह किल हो जाते हैं और डिसइंफेक्शन हो जाते हैं वो इंस्ट्रूमेंट। साइडेक्स सोल्यूशन शुड चेंज एटलीस्ट एवरी 14 डेज। तो दोस्तों ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो साइडेक्स सोल्यूशन है उसको हमेशा, जो सोल्यूशन को चेंज किया जाता है कितने दिन के बाद। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा कि ये 14 दिन के बाद इसको हम एवरी 14 दिन के बाद, कम से कम 14 दिन के बाद इसको चेंज करना ही होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम, कोचर फोर्सेप। कोचर फोर्सेप की मैं बात करूं, एक इमेज आपको मैं फिर से शो कर रहा हूं। इसके अंदर स्ट्रेट और कवर दोनों साइड से एक धारी लाइक एक जो कैंची का अगला हिस्सा है वो आपको दिखाई देगा, लेकिन आगे आगे दो दांत टाइप भी इसका एक दिखाई देगा, बिल्कुल टिप पर एक दो दांत टाइप की जो है वो दिखाई देगी और उसको हम कहेंगे कोचर फोर्सेप। इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम कोचर फोर्सेप के नाम से जानेंगे। कोचर फोर्सेप क्या होती है कि होमोस्टिक फोर्सेप होती है, हैव टिथ, इसके अंदर टिथ होते हैं, आगे दांत लाइक संरचना होती है, एंड सेरिएटेड जो एक मतलब जबड़ा लाइक इसकी संरचना बनती है, दैट क्लैंप द ब्लड वेसल्स टाइटली एंड डू नॉट लेट देम स्लिप। और ये क्या करती है, किस चीज में हेल्प करती है कि जो टिश्यू या कुछ होता है या ब्लड वेसल्स जो होती है उसको टाइटली ये पकड़ लेते हैं और वहां पर वो स्लिप नहीं होने देती। मोस्ट कॉमनली यूज इन ड्यूरिंग गॉल ब्लैडर, जब गॉल ब्लैडर की कोई सर्जरी हो रही है तब इसको यूज किया जाता है। इंटेस्टाइन की कोई सर्जरी हो रही है या थायराइड वगैरह की जो सर्जरी होती है उनके लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम देखते हैं कि यूज टू ग्रास्प हेवी टिश्यू और क्लम्प लार्ज ब्लड वेसल टू कंट्रोल ब्लीडिंग। 7 नंबर इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूं, टूथ फोर्सेप। टूथ फोर्सेप इसको कहा जाता है, टूथ फोर्सेप किसको कहा जाता है। ये जो फोर्सेप है इसके आगे जैसे दांत लाइक होती है, इसके अंदर दो इमेज मैंने आपको दिखाई है, एक टूथ फोर्सेप की दिखाई है और एक नॉन टूथ फोर्सेप की मैंने दिखाई हुई है। तो ये जो फोर्सेप है इसको यूज कहाँ पर किया जाता है, ये एक बिल्कुल ही चिमटी लाइक एक संरचना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर आगे ऐसे दांत बने होते हैं, जबड़ा जैसे बना होता है वैसे, और एक इंस्ट्रूमेंट सेम ही इस प्रकार का होता है और उसके अंदर आगे कुछ नहीं बना होता, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी है जैसे कि इमेज में आपको शो कर रही है। तो दे हैव इंटरडिजिटेटिंग टिथ टू होल्ड टिश्यू विदाउट स्लिपिंग। और ये भी क्या टिश्यू वगैरह को होल्ड करने के लिए किया जाता है। यूज दी होल्डिंग दी मैन्युपुलेटिंग दी डेलिकेट टिश्यू यूज्ड ड्यूरिंग वुंडेड सुचरिंग एंड सुचर रिमूवल। कई बार क्या, जब सुचर की जाती है, सुचरिंग की जाती है और सुचर रिमूव किया जाता है तब भी इनका जो उपयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट होती है सीजर्स। सीजर्स के बारे में आपको बता दूं कि बिल्कुल इजी ये इमेज है, इसके अंदर बायो सीजर की भी इमेज मैंने दी है, ठीक है, और सिंपल सीजर है जो सर्जरी के दौरान या वैसे नॉर्मली यूज की जाती है। उनको मैं आपको बताऊं कि ये जो जो आगे से बिल्कुल ही कैंची के टाइप जो संरचना रहेगी वो सारी सीजर्स की ही रहेगी। दे आर यूज टू शार्प एंड वेल एज ब्लंट डिस्टेंस एंड आल्सो फॉर कटिंग वेरियस ट्यूबिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, गॉज एंड सूचर्स। जो ट्यूबिंग्स है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स है, गॉज वगैरह काटने के लिए जो वो काम में ली जाती है, तो ये जो सीजर्स है वो काम में ली जाती है। 9 नंबर हम देखते हैं कि टंग डिप्रेशर का मैं एक आपको इंस्ट्रूमेंट वो दिखा देता हूँ। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करता हूं तो टंग डिप्रेशर, यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एक जो पत्ती लाइक जो आपको एक इमेज दिखाई दे रही है, ये रहेगा टंग डिप्रेशर। दोस्तों इसका जो प्रयोग है, यूज किया जाता है डिप्रेस करने के लिए टंग टू अलाउ अनओबस्ट्रक्टेड व्यू टू ऑफ द थ्रोट एंड माउथ ड्यूरिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जब कभी क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जब हम कोई माउथ की प्रॉब्लम लेकर के, किसी गले की प्रॉब्लम लेकर के किसी क्लिनिक पर जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, जीभ को इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से दबा करके और अंदर का गला है वो उसको एग्जामिन करता है, वो देखता है, थ्रोट को देखता है, माउथ को देखता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको कहा जाता है टंग डिप्रेशर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि 10 नंबर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो रहेगा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप। दोस्तों स्पंज होल्डिंग फोर्सेप को मैं आप ध्यान से देखना कि इसका आगे का टिप मैंने थोड़ा जूम करके इसमें दिखाया हुआ है कि आगे का फोर्सेप का जो टिप है वो बिल्कुल ही राउंड रहेगा। राउंड के अंदर बिल्कुल ऐसे ग्रिप करने के लिए जो धारियां वो बनी हुई होगी। ये क्या काम में आता है, ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर जब किया जाता है तो ग्रास्प करने के लिए, होल्ड करने के लिए स्पंज वगैरह को, स्पंज और स्वेब को पकड़ने के लिए इसका काम में लिया जाता है। स्किन को जब सर्जरी के लिए प्रिपरेशन किया जाता है पहले, तो वहां पर जब विटाडिन वगैरह उस पर लगाई जाती है, उसको क्लीन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन उस पर लगाया जाता है, अप्लाई किए जाते हैं,
तो इस तरह के स्पंज होल्डर से, ये थोड़ा लंबा होता है, इससे पकड़ करके और जो बेटाडीन वगैरह उस एरिया पे क्लीन किया जाता है। स्पंज होल्डर इसका नाम होता है। 11 नंबर इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं, हमारा आज का रहेगा कि प्रोटोस्कोप। प्रोटोस्कोप जैसे दोस्तों नाम से ही पता है, इससे पता है हर क्लिनिक पर ये मिल जाता है, डॉक्टर के पास होता है। और ये क्या किया जाता है, ये ओपीडी के बेस्ड एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ये एग्जामिन किया करने में किया जाता है कि एनल जो एक्टिविटी कैविटी होती है, एनाल जो कैविटी होती है, उसको जब रेक्टम वगैरह है, उसको जब सिग्मोइड कोलन वगैरह उसको चेक किया जाता है, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है प्रोटोस्कोप है, इसका प्रयोग है वो किया जाता है। और यूज किया जाता है इसका, जैसे हिमोरॉइड्स वगैरह है, पोलिप्स है, या रेक्टल ब्लीडिंग वगैरह कोई हो रही है, तो इस तरह की ड्यूरिंग प्रोटोस्कोपी वगैरह है, उसके अंदर नी चेस्ट पोजीशन दे करके ये जो प्रोटोस्कोप है ये लगा करके वहाँ के जो हिमोरॉइड्स वगैरह है, या कुछ भी अगर रेक्टम पार्ट के अंदर कोई दिक्कत है, एनल पार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए जब डॉक्टर एजा इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट आज का रहेगा, बेबकॉफ फोर्सेप। दोस्तों इसका नाम है बेबकॉफ फोर्सेप, और ये भी एक बिल्कुल कैंची लाइक रहेगा, लेकिन आगे से जब सबसे जो इसका फ्रंट जो सिरा होगा, आगे का टिप जो इसका रहेगा, वो कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ होगा और उसके अंदर बिल्कुल ऐसे छेद रहेंगे। ये इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो। ये क्या अट्रैक्टेड फिंगर रिंग एंड नॉन परफॉर्मिंग फोर्सेप होती है, यूज की जाती है ग्रास्प करने के लिए डेलिकेटेड टिश्यू को ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, कॉमनली यूज्ड इन द लेप्रोटोमी एंड इंटेस्टाइनल प्रोसीजर। तो दोस्तों जब किसी भी टिश्यू को हम होल्ड करते हैं, तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई वगैरह है वो टाइटली, दूसरे इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाई, तो वहाँ पे वो टाइटली होल्ड करते हैं। टाइटली होल्ड करने पे वहाँ की ब्लड सप्लाई वगैरह है वो वहाँ पे इंटरप्ट होती है, रुकती है, उसको बाधित होती है। तो इस तरह का जो ये जो फोर्सेप है ये यूज़ करते हैं, तो वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है ये उसको सिर्फ हल्के से होल्ड करती है, न कि उसको कंप्रेस करती है, और न कि वहाँ की ब्लड सप्लाई वगैरह रोकती है। तो यहाँ पर जो टिश्यू होता है वो डैमेज नहीं होता है, और ये उसको प्रिवेंट करती है वहाँ पर। तो बेबकॉफ फोर्सेप है, तो वो लेप्रोटोमी वगैरह की या इंटेस्टाइनल कोई भी प्रोसीजर होता है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्यूनिंग फोक इसको कहा जाता है। इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको इमेज दिखा दूं कि बिल्कुल इस तरह का ये रहेगा ट्यूनिंग फोक। और इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है, असेस करने के लिए हियरिंग लॉस इन दी पेशेंट। पेशेंट के अंदर जब हियरिंग का लॉस हो जाता है वो चेक करने के लिए जो एग्जामिनर है वो क्या करता है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है, और इसको ट्यूनिंग फोक के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रहेगा एलीज टिश्यू फोर्सेप। एली टिश्यू फोर्सेप इसका नाम रहेगा। दोस्तों इमेज में क्लियरली आपको मैं दिखा देता हूँ कि सिर्फ आगे का टिप है, उसी के आधार पर ही हम इंस्ट्रूमेंट का जो डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं, उसको एक्सप्लेन हम कर सकते हैं। इसका जो आगे का टिप है वो मतलब एक जबड़े टाइप रहेगा, दांतनुमा रहेगा, जो कि इमेज में क्लियरली दिख रहा है। और ये क्या फिंगर रिंग ग्रिप्स होते हैं, शार्प इसके एज है वो शार्प होते हैं, और रिचिटेड हैंडल इसका होता है, यूज्ड टू होल्ड एंड ग्रिप हैवी और डेंस टिश्यू। जो हैवी और डेंस टिश्यू होते हैं, जो फिसलने वाले टिश्यू होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए इसको किया जाता है। दे मे आल्सो यूज टू द ग्राफ्स फेशियल लिगामेंट इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एंड बोवल टिश्यू। तो ये लिगामेंट्स वगैरह को भी होल्ड करने के लिए इसका जो है प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तरह के जो टिश्यू होते हैं वो एलिज टिश्यू बोलते हैं। और ये क्या करते हैं, जब किसी भी टिश्यू को होल्ड करते हैं, किसी भी टिश्यू को ग्रास्प कर लेते हैं, तो यहाँ पर उसका जो स्लिप होने का जो चांसेस है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये टाइटली होल्ड करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोवेंस टावल क्लिप एंड मायोस टावल क्लिप इसको कहा जाता है। टावल क्लिप इसको कहा जाता है जब दोस्तों किसी भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, तो सबसे पहले जब शीट वगैरह लगा करके, जब उस पर क्या जो सर्जिकल सीट वगैरह होती है वो लगा करके पेशेंट को कवर किया जाता है। सिर्फ जो सर्जिकल पार्ट है उसी को ही वहाँ पर ओपन रखा जाता है, उसके अलावा जो टोटली जो पार्ट है वो उसको कवर किया जाता है। तो वहाँ पर उन शीट्स को एक दूसरे पर एडजस्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं टावल क्लिप, और इसको मायो क्लिप्स के नाम से भी जाना जाता है। होल्ड और ड्रैप इन द पैलेस टू कीप द ऑपरेटिंग फिक्स्ड एक्सपोज्ड। जब किसी भी ऑपरेटिंग जब कोई प्रोसीजर करते हैं, तो जो उसको एक्सपोज करने के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग जो पार्ट है उसको एक्सपोज करते हैं, अदर पार्ट को जब शीट से कवर करते हैं, तो उन शीट्स को जो ड्रैप्स ऊपर जो किया गया है उसको फिक्स करने के लिए ये इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा किडनी ट्रे। किडनी ट्रे एक किडनी के संरचना जो किडनी के शेप होती है उस टाइप की एक जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, एक मतलब हमारे पास बर्तन टाइप रहेगा, उसको हम बोलेंगे किडनी ट्रे। इसको
ए शो स्लो किडनी शेप्ड जो बेसिन हमारा पास रहेगा, वाइडली यूज इन द सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर इसका यूज किया जाता है कैरी करने के लिए ड्रेसिंग को, बैंडेज को, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट को, सॉलिड ड्रेसिंग को और अदर मेडिकल जो वेस्ट होते हैं उनको मतलब कलेक्ट करने के लिए इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग किया जाता है, इसको कहा जाता है किडनी ट्रे। नेक्स्ट हमारा रहेगा इंस्ट्रूमेंट है लेंजनबैक रिट्रैक्टर। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा लेंजनबैक रिट्रैक्टर। लेंजनबैक रिट्रैक्टर दोस्तों इमेज आपको मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। इसको एल शेप्ड की इसकी टिप होती है, आगे से जो इसकी शेप है वो एल शेप की होती है। रिटेक्टिंग होता है वाइड स्लाइस ऑफ टिश्यू को ये रिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। यूज किया जाता है पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू को पुल बैक करने के लिए, कोई भी इंसिजन और वहाँ पर है और कोई वुंड का एज है उसको यहाँ पर क्या वाइड रेंज उसको चौड़ा करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। जनरल सर्जरी के अंदर ज़्यादातर इसको काम में लिया जाता है और लेंजन बैक नाम इसका कहा जाता है। एल शेप का ये आगे से होता है और होल्ड करने के लिए पीछे से इस तरह की इसकी शेप होती है। नेक्स्ट ट्रोकार। ट्रोकार की मैं बात करूं तो ट्रोकार साइज में छोटा और बड़ा दो टाइप के अलग अलग ट्रोकार होते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल ट्रोकार की इमेज आपको दिखाऊं तो लेप्रोस्कोपिक जो सर्जरी होती है उसके अंदर इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है ट्रोकार। इसके अंदर से जो ये नुकीला जो इंस्ट्रूमेंट है ये अलग हो जाता है और इस ये जो क्या करता है एब्डोमिनल कैविटी कोई भी कैविटी है उसके अंदर जब इसको छेद करने किया जाता है तो उसका काम में ड्यूरिंग द लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर एंड द मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी टू मेक स्मॉल पंचर लाइक इंसिजन्स और होल इन आउटर टिश्यू लेयर। तो इन सभी के अंदर इसका जो लेप्रोस्कोपी की सर्जरी होती है तो वहां पर होल वगैरह करने के लिए पंचर लाइक जो एक इंसिजन करने के लिए इस प्रकार का काम में लिया जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आर्टरी फोर्सेप। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आर्टरी फोर्सेप का ही आपको बताया था, तो यही क्वेश्चन है वो आर्टरी फोर्सेप का रहेगा, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आर्टरी के अलग अलग टाइप होते हैं, सिंपल एक ही टाइप की आर्टरी नहीं होती है। जो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी वो गिली फोर्सेप स्ट्रेट आर्टरी के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा कर्व रहेगी आगे से तो उसको कर्व्ड फोर्सेप किली कर्व फोर्सेप के नाम से जानेंगे। बिल्कुल स्मॉल साइज की रहेगी स्ट्रेट रहेगी थोड़ा तो उसको मॉस्किटो जो फोर्सेप रहेगी वो स्ट्रेट रहेगी, और जो आगे से कवर्ड रहेगी उसको मॉस्किटो फोर्सेप कर्व्ड के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट मैं बताऊं कि आगे से बिल्कुल थिन मतलब पतली रहेगी, लेकिन जो बिल्कुल जो पहली जो केली फोर्सेप थोड़ा सा वो मोटी रहेगी थिक रहेगी, लेकिन ये जो पिन फोर्सेप स्ट्रेट रहेगी ये थोड़ा सा आगे से थिन रहेगी, और पिन फोर्सेप कवर्ड है वो आगे से कवर्ड रहेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये आर्टरी की अलग अलग इमेज है, ये आप ध्यान में रखना। इनका थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कई बार इनको एग्जाम में पूछा जाता है। द फीचर ए लॉकिंग मैकेनिज्म एट द टॉप ऑफ द फोर्सेप एंड सिक्योर देम इन प्लेस ड्यूरिंग प्रोसीजर यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम ब्लड वेसल्स एंड क्लैंपिंग द आर्टरी। तो ये क्या किया जाता है जब कभी किसी आर्टरी से जब ब्लड निकल रहा है तो उसको क्लम्प करने के लिए ब्लड वेसल्स को क्लम्प करने के लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्लैंप करने के लिए इस तरह की जो आर्टरीज है उनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा आज का रहेगा बोन रेंजियर्स फोर्सेप इसको कहा जाता है। ये क्या ऑर्थोपेडिक की जो सर्जरी होती है उसके अंदर सबसे ज्यादा इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसका आमतौर पर जब इसको डॉक्टर्स जब बोलते हैं तो इसका नाम रहता है निबलर, इसको निबलर के नाम से भी जानते हैं। तो ये यूज टू निपिंग एंड कटिंग अवे बोन पीसेस ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिकल सर्जरी प्रोसीजर के अंदर जो इसका प्रयोग किया जाता है, और कभी भी किसी बोन को थोड़ा बहुत काटना होता है और वहां से कोई भी निपिंग करना होता है पार्ट को, तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक आगे से बिल्कुल ये नुकीला पार्ट होता है, लेकिन बीच में इसके एक गड्ढा बना होता है जिसके अंदर कभी भी जो जब बोन को कटिंग करते हैं तो बोन का जो पार्ट है इसके अंदर वो रुक जाता है, फंस जाता है, और इसको वहां से हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर हमारी जो आज की इमेज रहेगी वो रहेगी प्लासेट कटिंग फोर्सेप। प्लासेट कटिंग फोर्सेप हमारा जो रहेगा वो इस टाइप की सीजर रहेगी हमारी, एक जो प्लास्टर वगैरह जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर प्लास्टर वगैरह किया जाता है उसको काटने के लिए इस तरह की सर्जरी जो सीजर है उसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर हमारा जो इमेज रहेगा वो रहेगा आज का कैट पो रिट्रैक्टर। कैट पो रिट्रैक्टर दोस्तों नाम से इमेज देखकर क्या बता सकते हो, कैट पो रिट्रैक्टर इसको कहा जाएगा। तो ये एक साइड से ऐसे बिल्ली का जो पंजा होता है उसी एक के आकार का होता है, और दूसरी साइड से ये लेंजन बैग का जैसे मैंने इमेज दिखाई या सिंपल आकार का ही होता है बिल्कुल ही। एक डबल एंडेड स्मॉल रिट्रैक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्किन रिट्रैक्टर होता है स्मॉल एंड डेलिकेटेड वुंड यूज्ड इन रिमूविंग द स्मॉल लैंप्स एंड बम्प्स जस्ट अंडर द स्किन एंड माइनर ऑपरेशन। जो माइनर सर्जरी की जाती है, छोटी छोटी जो ऑपरेशन किए जाते हैं, सर्जरी की जाती है, इसके अंदर इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा सूचर रिमूवल सीजर। जो सूचर रिमूवल जो सीजर है वो कैसी होती है। सूचर रिमूवल सीजर की मैं आपको 2 से 3 से 4 इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये
सीजर है वो बिल्कुल आगे से बिल्कुल थिन होती है और बिल्कुल ही शार्प होती है। सिर्फ सूचर की कटिंग करने के लिए इस तरह की जो सीजर है इनका प्रयोग किया जाता है। बिग ट्रोकार, दोस्तों मैंने ट्रोकार के बारे में अभी जस्ट पहले पिछली भी इमेज मैंने आपको दिखाई है, तो उसी टाइप का ही ट्रोकार रहेगा, बिल्कुल ही आगे से नुकीला रहेगा और होल और इंसिजन मतलब एक पंचर लाइक जो इंसिजन करने के लिए उसको काम में लिया जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर हमारा जो इमेज रहेगा वो रहेगा बार्ड पार्कर हैंडल, इसको बीपी हैंडल भी कहा जाता है। बार्ड पार्कर हैंडल, बीपी हैंडल इसका शॉर्ट नाम होता है और बार्ड पार्कर हैंडल इसका फुल नाम होता है। तो इस तरह का निडल इसको जो है नाइफ होल्डर के नाम से भी आम भाषा में इसको बोला जाता है कि इसको नाइफ होल्डर कहा जाता है, लेकिन इसका जो प्रॉपरली राइट जो एक नाम होता है वो होता है बार्ड पार्कर हैंडल, बीपी हैंडल के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंदर आगे जो सर्जिकल ब्लेड होता है, जो नाइफ होता है, उसको इसके अंदर फिक्स कर देते हैं और जो इंसिजन वगैरह इससे इसके द्वारा ही जो डॉक्टर्स वगैरह लगाते हैं वो इसका यूज किए जाते हैं। नंबरिंग के हिसाब से ये साइज के अंदर छोटे से बड़े होते हैं, तो ये स्काल्पल हैंडल इसको कहा जाता है या ब्लेड हैंडल इसको भी कहा जाता है। यूज टू होल्ड एंड कंट्रोल दी सर्जिकल ब्लेड ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर और टिश्यू सेपरेशन और कट, किसी भी कट को लगाने के लिए और टिश्यू को सेपरेशन अलग करने के लिए इसका काम में लिया जाता है। डोयंस रिएक्टर की मैं बात करूं तो डोयंस रिएक्टर के मैं आपको अंदर बताऊं, ये इमेज मैंने आपको शो करी हुई है। यूज टू पुल बैक सॉफ्ट टिश्यू एंड वाइडन दी सर्जिकल फील्ड, जब सर्जिकल कोई फील्ड है उसको चौड़ा करने के लिए, उसको वाइड करने के लिए, सॉफ्ट टिश्यू को दूर दूर करने के लिए जो इस तरह का रिट्रैक्टर वो काम में लिया जाता है, इसको कहा जाता है डोयंस रिट्रैक्टर। दिस इज हेल्पफुल इन द लेप्रोटोमी और पेल्विक सर्जरी के अंदर ज़्यादातर ये हेल्पफुल होता है। एब्डोमिनल जब हिस्टेक्टमी वगैरह की जाती है या सिजेरियन सेक्शन जब किया जाता है, तो कोई भी वहाँ का टिश्यू वगैरह है, कोई भी वहाँ की जो इंटेस्टाइन है, जो वेन्स है, ज़्यादातर वो डैमेज ना हो, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो डोयंस रिट्रैक्टर है उसका प्रयोग किया जाता है। जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होते हैं उनके लिए स्पेशली इसी तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रयोग काम में लिया जाता है। नेक्स्ट 28 नंबर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा वो रहेगा बॉल फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। दोस्तों ये जो इमेज में आपको दिखा रहा हूँ इसको कहा जाता है बॉल फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये वहाँ पर ड्यूरिंग कब काम में लिया जाता है, एब्डोमिनल सर्जरी के अंदर काम में लिया जाता है या सिजेरियन सेक्शन के अंदर भी काम में लिया जाता है या बोवल रिसेक्शन के अंदर काम में लिया जाता है, होल्ड करने के लिए। जो सर्जरी की जो साइट है जहाँ पर हमने इंसिजन वगैरह लगाया है उस साइट को वाइडली ओपन करने के लिए इसको जो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपको बताऊं कि नॉन टूथ ड्रेसिंग फोर्सेप, जैसो ये इमेज मैंने पहले भी आपको दिखाई थी और मैंने वहां पे आपको बताया कि टूथ और नॉन टूथ दो टाइप की जो है ये जो फोर्सेप होती है, ड्रेसिंग फोर्सेप होती है। तो इसके अंदर टूथ और इनके अंदर दोनों के अंदर सिंपल जो थोड़ा सा चेंजेस है, मैंने बताया आपको कि आगे के अंदर जिस दो दांत लाइक नाम इसमें बने होते हैं, ठीक है, तो वो होती है टूथ, और जिसके अंदर ये नहीं होता, सिंपल प्लेन डायरेक्ट होता है, तो वो होता है नॉन टूथ। यूज किया जाता है फाइन सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर होल्ड करने के लिए डेलिकेट एंड सुपरफिशियल टिश्यू को या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ आईलिड जैसे सर्जरी, आईलिड की जैसी सर्जरी वगैरह होती है उसके अंदर इसका जो काम में लिया जाता है। टिली नेजल पैकिंग फोर्सेप, टिली नेजल पैकिंग फोर्सेप की मैं बात करूं तो ये जो फोर्सेप है ये नेजल पैकिंग जब होती है, एपिस्टेक्सिस वगैरह की जब कंडीशन होती है, ब्लीडिंग वगैरह की, जब नाक से ब्लीडिंग वगैरह की कंडीशन, तो वहां पर क्या नेजल के अंदर नाक के अंदर जो पैकिंग की जाती है तो उसके अंदर जो इस तरह की जो आर्टरी फोर्सेप है उसका जो प्रयोग किया जाता है टिली नेजल पैकिंग फोर्सेप के नाम से इसको जाना जाता है। ये आगे से थोड़ी स्ट्रेट होती है, बिल्कुल लंबी होती है, और इसके अंदर जब बैंडेज वगैरह को आगे से होल्ड करके धीरे धीरे नाक के अंदर इसका जो पैकिंग है वो की जाती है। थोड़ीगम नेजल स्पेक्लम इसको कहा जाता है। इस तरह की इसकी इमेज रहती है, नाक के अंदर इसको फिक्स किया जाता है। यू टू वाइडन द नेजल कैविटी को चौड़ा करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। विच इज अलाउ द बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी को अच्छी तरह से देखने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये इसके अंदर हेल्प करता है कि जो नेजल कैविटी है वो बेटर विजुअलाइजेशन उसका हो सके और अच्छी तरह से उसके अंदर हम देख सकें। नेक्स्ट 33 नंबर हमारी जो फोर्सेप रहेगी वो रहेगी मैगिल फोर्सेप। मैगिल फोर्सेप की मैं बात करूं तो इस तरह की इसकी इमेज रहेगी मैगिल फोर्सेप की। आगे से बिल्कुल ही स्पंज लाइक स्पंज जो होल्डर जो मैंने आपको दिखाया था इमेज उस टाइप की संरचना रहेगी, लेकिन ये मैगिल फोर्सेप है ये बेंड रहेगी, ये बिल्कुल स्पंज होल्डर की तरह सीधी नहीं रहेगी। इसकी जो पीछे की जो शेप है ये बिल्कुल बेंडेड रहेगी, मुड़ी हुई रहेगी। इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज किया जाता है नेजोट्रेकियल इंट्यूबेशन जब किया जाता है या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन वगैरह किया जाता है, सक्शनिंग की जाती है, या गैस्ट्रिक ट्यूब वगैरह जब पास की जाती है, प्लेसमेंट की जाती है, तो इसका नेजोफारेंक्स एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ द फॉरेन मटेरियल उसको निकालने वगैरह के लिए फारेंक्स के अंदर इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट है
आप ध्यान से दोबारा देखें तो इसका नाम जो होता है मैगिल फोर्सेप के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू मैं आपको बताऊं कि वेटलाइनर रिटेक्टर इसको कहा जाता है। वेटलाइनर रिटेक्टर इमेज में आपको दिखाऊं, एक सेल्फ रिटेनिंग हैंडलिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज किया जाता है होल्ड करने के लिए सॉफ्ट टिश्यू को ए पार्ट ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। और सर्जन असेस करता है, जब सर्जन सर्जिकल साइट पर इसको लगा करके मतलब जितना उसको वर्ल्ड चौड़ा करके रखना है वहां पर इसको फिक्स कर देता है। तो ये सेल्फ डिटेक्टर की तरह काम करता है। यूज करने ये हर्नियोटोमी जब की जाती है उसके अंदर यूज किया जाता है। सिफेनियस वेन ग्राफ्टिंग जब की जाती है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर इसका यूज किया जाता है। ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर या फिमेरोपोपिटिलियल बाईपास और मेस्टोइड जब सर्जरी वगैरह की जाती है तो उसके अंदर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसको वेट लेनर रिटेक्टर के नाम जैसे जानते हैं। और ये एक तरह का जो सेल्फ रिटेनिंग रिटेक्टर की तरह काम में आता है। नेक्स्ट रहेगा लिस्टर बैंडेज सीजर। जो बैंडेज सीजर है, बैंडेज वगैरह की कटिंग करने के लिए जिस तरह के सीजर का प्रयोग किया जाता है तो ये रहेगा लिस्टर बैंडेज सीजर। यूज किए क्रिएट साइज ऑफ बैंडेज, बड़ी बड़ी जो कई बार बैंडेज होती है उनका साइज बड़ा होता है, उनको साइज अपने अकॉर्डिंग साइज सेट करने के लिए बैंडेज की कटिंग करने के लिए एक स्पेशल सीजर काम में ली जाती है। और इस तरह की जो सीजर होती है उसको कहा जाता है लिस्टर बैंडेज सीजर। 36 नंबर जो हमारी इमेज आज की रहेगी वो रही हार्टमैन ओरियल ईएनटी फोर्सेप। दोस्तों ईएनटी के नाम से पता लग रहा है कि ये जो फोर्सेप है ये ईएनटी डिपार्टमेंट के अंदर यूज की जाती है। ओरियल ईएनटी फोर्सेप इसको कहा जाता है। और इन हार्टमैन ये ओरियल ईएनटी फोर्सेप को कहा जाता है। ये बिल्कुल सीजर पीछे से आकर के आगे जब बेंड होती है दोस्तों तो आगे से बिल्कुल लेंथ लंबी जाकर के स्ट्रेट होती है, लेकिन आगे इसके जो सिर्फ टिप है वो बिल्कुल ही चिमटी लेके पकड़ने वाली संरचना होती है, जहां पर हम क्या कि छोटी छोटी चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं। जैसे ओरल के अंदर या कान के अंदर या नाक के अंदर से वहां पर हम किसी फॉरेन बॉडी चला गया उसको पकड़ना है या किसी भी चीज़ को पकड़ के बाहर निकालना है तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको नाम में लीजिए हार्टमैन ओरियल ईएनटी फोर्सेप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी इमेज आज की रहेगी वो रहेगी फ्रक्शन माउथ गैग। फ्रक्शन माउथ गैग है वो इस तरह की हमारा रहता है, माउथ कैविटी को चौड़ा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। डेंटिस्ट के द्वारा ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। ईएनटी के अंदर किया जाता है या मैक्सिलोफेशियल जब सर्जन वगैरह इसका जो काम में लिया जाता है तब इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उपयोग किया जाता है। और ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है इंफीरियर एंड सुपीरियर डेंटल आर्च को अलग अलग कर देता है। और ऑर्डन टू ब्रोडन द माउथ ओपनिंग है उसको ये चौड़ा कर करके हमें दिखाता है। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम रहता है फ्रक्शंस माउथ गॉग। 38 नंबर हमारा जो इमेज रहेगा आज का वो रहेगा ओरल ड्रेसिंग फोर्सेप। ओरल ड्रेसिंग फोर्सेप की मैं बात करूं तो एक टूथ फोर्सेप की तरह ही होता है, नॉन टूथ की तरह ही होता है। नॉन टूथ में डायरेक्ट वो स्ट्रेट होता है, लेकिन ये जो ओरल ड्रेसिंग फोर्सेप है ये रहेगी आगे से बेंड रहेगी, ये आगे से मुड़ी हुई रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ईयर और नोज ड्रेसिंग फोर्सेप इसको कहा जाता है। ओरल ड्रेसिंग फोर्सेप इसको कहा जाता है। और ये नाक वगैरह की जब ड्रेसिंग की जाती है, कान वगैरह की जब ड्रेसिंग की जाती है तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में यूज किया जाता है इसका रिमूवल और इंसर्शन ऑफ द ड्रेसिंग और पैक्स एंड द रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम द ईयर। कान वगैरह से कभी जब फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो जाती है तो उसको निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 39 नंबर हमारा जो रिटेक्टर एक मैं आपको इमेज शो कर रहा हूँ, वॉकमैन रिटेक्टर इसको कहा जाता है। दोस्तों वॉकमैन रिटेक्टर इसको कहा जाता है। बिल्कुल सिंगल एक साइड से इसको रहेगा, पंजा जिसे कैटपो रिटेक्टर मैंने आपको बताया उसी लाइक का रहेगा, लेकिन ये आगे से एक तो राउंड रहेगा, एक सिंगल साइड का रहेगा, ये डबल साइड का नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको वॉकमैन डिटेक्टर के नाम से कहा जाता है। स्मॉल बोन और जॉइंट प्रोसीजर है उसके अंदर इसका जो प्रयोग किया जाता है, वॉकमैन डिटेक्टर इसका जो नाम है वो होता है। 40 नंबर हमारी जो इमेज रहेगी वो रहेगी ड्रेसिंग फोर्सेप। बिल्कुल स्ट्रेट फोर्सेप रहेगी, नॉन ट्रूथ रहेगी, बिल्कुल ड्रेसिंग वगैरह करने के लिए इसका काम में लिया जाएगा। कभी भी कोई भी स्पंज वगैरह को होल्ड करके स्मॉल जब सिंपल को ड्रेसिंग की जाती है तो उसके लिए वहां पर ये ड्रेसिंग फोर्सेप का काम में लिया जाता है। पंच बायोप्सी फोर्सेप। दोस्तों पंच बायोप्सी फोर्सेप है, इसकी इमेज में आपको दिखाऊं कि कभी किसी भी जब बायोप्सी वगैरह ली जाती है किसी भी पार्ट से तो वहां पर ये क्या करती है, एक जाकर के वहां से थोड़ा सा पार्ट है वो कटिंग करके और बाहर निकल के आती है। तो ये थोड़ी लेंथी होती है और इसका यूज है वो जिसे कोल्पोस्कोपी प्रोसीजर के अंदर यूज किया जाता है। सर्वाइकल टिश्यू वगैरह सैंपल वगैरह बायोप्सी वगैरह लेने के लिए इसका जो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो एक से दो इमेज यहाँ पर बीच में पेंडिंग बचती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 44 नंबर हम एक एमसीक्यू देखते हैं, हमारा जो इमेज देखते हैं हमारी एपिजियोटोमी सीजर के बारे में मैं आपको बताऊं। एपिजियोटोमी सीजर की मैं बात करूं, यूज की जाती है इंसिजन करने के लिए पेरिनियम पार्ट के अंदर
और ये जो एरिया एनस और वेजाइनल एरिया के बीच में जब होता है तो उसको कट करने के लिए एपिजियोटोमी जो सीजर है उसका काम में लिया जाता है। एपिजियोटोमी जो दो या तीन चार टाइप से एपिजियोटोमी की जाती है, ओबीसी के अंदर की जाती है। ये मार्जिनल भी होती है, ये जे शेप्ड भी होती है, ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल भी होती है। तो इस तरह की जो दो तीन टाइप्स के मीडियोलेटरल जो एपिजियोटोमी है ये की जाती है। तो ये तीन चार टाइप की जो एपिजियोटोमी की जाती है तो इसी सीजर के द्वारा है वो कटिंग की जाती है। गोल्ड फेरी डिटेक्टर के नाम से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरह की उसकी इमेज है, मैं आपको शो करूं तो ये बिल्कुल ही सेल्फ डिटेक्टर की तरह काम करता है, लेकिन आगे इसके बिल्कुल चौड़ा नहीं होता, बिल्कुल हुक टाइप जो संरचना होती है दोनों टाइप वो होती है। इसको फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। तो गोल्ड फेरी डिटेक्टर इसके नाम से इसको जानते हैं। गोल्ड फेरी डिटेक्टर इसको कहा जाता है। एक सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर होता है, यूज किया जाता है होल्ड एंड बैक टिश्यू एंड ऑर्गन ड्यूरिंग द स्पाइनल सर्जरी प्रोसीजर। जब स्पाइनल की जब सर्जरी होती है तो उस तरह के प्रोसीजर के अंदर इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम में लिया जाता है। 46 नंबर एमसीक्यू की मैं बात करूं तो डोयन्स मायोमा स्क्रू इसको कहा जाता है। डोयन्स मायोमा स्क्रू नाम से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज किया जाता है। कहां पर इसका यूज होता है मैं आपको बताऊं दोस्तों कि यूज किया जाता है डिग आउट द रिमूव मायोमस फ्रॉम द यूटेराइन केविटी। यूटेराइन केविटी के अंदर से कई बार जब किसी यूट्रस वगैरह को पार्ट जब जब स्टेक्टमी वगैरह की जाती है तो यूट्रस को जब बाहर निकाला जाता है तो इस तरह का जो स्क्रू है उसको उसके अंदर फिक्स कर देते हैं और बाहर जो है हमने फोर्सफुल इसको हम जो है बाहर खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इट इज स्पेशली यूज फॉर द स्मॉल और मीडियम साइज फिब्रोइड वगैरह के लिए भी इसको यूज किया जाता है। फ्रॉम एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग दी मायोमेक्टमी जब की जाती है तब इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो ये आगे से स्क्रू लाइक संरचना होती है, इसके अंदर जब इसको किसी भी यूट्रस वगैरह के अंदर किसी भी फाइब्रॉइड को निकालना होता है तो इसके अंदर पहले स्क्रू की तरह टाइट कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसको दोबारा धीरे धीरे पुल आउट कर लेते हैं। तो डोयोन मायोमा स्क्रू इसका जो नाम है वो होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं 47 नंबर हमारा जो इमेज रहेगा आज का इंपॉर्टेंट इमेज रहेगा टेनोटोमी सीजर। टेनोटोमी सीजर की मैं बात करूं तो दोस्तों सीजर्स की मैंने पहले भी आपको इमेज दिखाई है। तो ये जो सीजर है इसका उनका डिफरेंस है तो बिल्कुल ही मामूली डिफरेंस रहता है। तो ये आपको पहचान करना है, आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये ध्यान से देखने हैं। तो इसका जो आगे का बिल्कुल टिप है उस पर एक अलग ही कटिंग एक कट लगा होता है, आगे से बिल्कुल ही शार्प तो होती है लेकिन बिल्कुल ही आगे से ये बोर्ड नहीं होती है, आगे से भी ये बिल्कुल ऊपर की साइड से दोनों की साइड से कटी होती है। और ये क्या कहती है यूज की जाती है डिसेस्टिंग डेलिकेटेड टिश्यू को काटने के लिए इसका काम में है वो लिया जाता है। 48 नंबर इमेज में आपको दिखा रहा हूं रिचर्डसन रिटेक्टर, सिंगल एंडेड और डबल एंडेड। सिंगल एंडेड पहले मैं आपको दिखा देता हूं। रिचर्डसन रिटेक्टर नाम से एक रिटेक्टर होता है, सेल्फ मतलब इसको हम सेल्फ रिटेक्टर नहीं होता ये हम रिटेक्ट करते हैं जब किसी भी ओपनिंग को, किसी भी वुंड को, किसी भी सर्जिकल साइट को हम ओपन करते हैं, वाइड करते हैं, चौड़ा करते हैं तो इस तरह का रिटेक्टर वो काम में लिया जाता है। रिचर्डसन रिटेक्टर है सिंगल एंडेड, इसका जो मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ ये सिंगल एंडेड रिटेक्टर इसको कहा जाता है, रिचर्डसन रिटेक्टर नाम होता है। जब भी चेस्ट और एब्डोमिनल सर्जरी की जाती है जैसे अपेंडेक्टमी वगैरह की जाती है, सिजेरियन सेक्शन किया जाता है या लेप्रोटोमी की सिजेरियन की जाती है तो ये जो कवर्ड है आगे से ब्लेड, ठीक है, हेल्प करता है होल्डिंग के अंदर बैक और टिश्यू को। तो ये इसके अंदर है, डबल एंडेड भी होता है और सिंगल एंडेड भी होता है। डबल एंडेड की मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ इसके अंदर। तो ये रिचर्डसन रिटेक्टर ये डबल एंडेड इसको कहा जाता है, ये रिटेनिंग के अंदर काम रिटेक्टर काम आता है। ये होल्ड बैक टिश्यू एंड मसल्स ड्यूरिंग एब्डोमिनल और चेस्ट जब सर्जरी होती है तो उसको होल्ड रोक करके रखता है, बैक उसको बैक एक जगह पर रोक के रखता है, चौड़ा करके रखता है, तो वहां पर इसका काम है में लिया जाता है। 50 नंबर आज की हमारी जो इमेज में आपको लेके आ रहा हूँ दोस्तों ये क्लास मैंने जो तैयार की है वो नोट सेट सीरीज के हिसाब से तैयार की है। टोटल इमेज बेस्ड जो टोटल इमेज बेस्ड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं मैं आप सभी को टोटली जो 4 से 5 क्लासेस के अंदर टोटली इमेज बेस्ड वो कवर करवा दूंगा। उसके बाद में हमारी थ्योरी बेस्ड वो क्लासें हैं वो कंटिन्यू रहेगी, तो क्लास को आप कंटिन्यू वॉच करें। 50 नंबर एमसीक्यू हमारा इंपॉर्टेंट जो इमेज रहेगी वो रहेगी राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप की मैंने टोटली इमेज आपको दिखाई है, उसके बाद में आप भी एक इंपॉर्टेंट इमेज में लेके आया हूँ वो रहेगा राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। दोस्तों राइट एंगल के नाम से इसको रहेगा राइट एंगल। सिंपल आर्टरी तो ये रहेगी स्टेट में, लेकिन इसका जो आगे का एंगल है जो पार्ट है वो रहेगा वो थोड़ा कवर रहेगा, मुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे राइट एंगल आर्टरी फोर्सेप। यूज टू ग्रेब टिश्यू मूव एंड कंस्ट्रिक्ट ब्लड आर्टरी एंड एग्जीक्यूट ब्लंट डिसेक्शंस to split delicate layer of the tissue, used to clamping, dissenting and grasping of the tissue। तो दोस्तों ये जो क्लैंपिंग करने के लिए काम में आती है, डिस्ट्रैक्टिंग करने के लिए, ग्रास्पिंग करने के लिए टिश्यू वगैरह को, ये ब्लड वेसल्स या ब्लड आर्टरी को भी इसको आगे से ग्रास्प करने के लिए काम में आती है। तो आगे से ये थोड़ी मुड़ी होती है, राइट एंगल आर्टरी इसको कहा जाता है।
51 नंबर इमेज आज की हमारी रहेगी मोरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर। मोरिस रिट्रैक्टर की मैं बात करूं, मोरिस रिट्रैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है कई बार बनता है, तो सर्जिकल रिट्रैक्टर के बारे में बात करूं, 3-4 मैं रिट्रैक्टर आपको यहाँ पर एक साथ ही बता देता हूं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूं, मोरिस रिट्रैक्टर होता है इस टाइप का, जो मैंने आपको इमेज दिखाई है। ब्लेड विड्थ इसकी 1.5 इंच की होती है, 2 इंच, 2.5 इंच, 3, 3.5, 4 इंच तक का ये मिलता है मोरिस रिट्रैक्टर। डोयम्स रिट्रैक्टर बात करूं तो यहाँ पर बिल्कुल आप इमेज डायरेक्ट आराम से शो कर सकते हो। इसके अंदर ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो मोरिस रिट्रैक्टर के अंदर जो फ्रंट का हिस्सा है वो एल टाइप का रहेगा। डोयम्स रिट्रैक्टर की बात करूं तो इसका जो बिल्कुल जे शेप्ड का रहेगा, बिल्कुल ही आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूं दोस्तों, डेवियर रिट्रैक्टर। डेवियर रिट्रैक्टर का जो आगे का हिस्सा है वो इस टाइप का रहेगा, और लेंजन बैक का रिट्रैक्टर का जो हिस्सा है, फ्रंट का हिस्सा है, वो इस टाइप का रहेगा। तो रिट्रैक्टर के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चारों रिट्रैक्टर की मैंने आपको इमेज दिखाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जिन बच्चों को इस तरह की क्लास की जो पीडीएफ चाहिए वो मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, तो मैं उनको ये जो इमेज बेस्ट की जो क्लासेज है उनकी पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा, और इनका कोई चार्ज भी नहीं रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट मैं आपको बात करूं, ए हैंड होल्डर टूल यूज टू वाइडन इंसिजन। जो बड़े बड़े इंसिजन है, एज होते हैं, वुंड होते हैं सर्जिकल, उनको चौड़ा करने के लिए इस तरह के जो टोटली जो रिट्रैक्टर्स है उनका जो काम है वो लिया जाता है। ठीक है, यूज टू रिट्रैक्ट स्ट्रक्चर्स लाइक एब्डोमिनल वाल वगैरह होती है, मसल्स वगैरह होती है, उन सभी को वाइडर स्पेस देने के लिए, वाइडर स्पेस करके हम जो हमारा जो वर्क है वो इजी हो जाए, उसके अंदर ये जो रिट्रैक्टर उनको काम में लिया जाता है। रिट्रैक्टर के बारे में 4 रिट्रैक्टर्स की मैंने आपको इमेज बताई जिनके अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उन चारों की इमेज मैंने आपको एक साथ ही बता दी है। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर की मैं बात करूं, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है इस तरह का। इसके अंदर क्या, पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो होता है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर जो भी होगा उसके अंदर ये चीज पाई जाएगी। यहाँ पर हम फिक्स एक होता है कि यहाँ पर किस जगह पर हमें फिक्स करना है उसको, ये हम बता सकते हैं। यहाँ पर जो फिक्स कर सकते हैं, तो जहां पर जिस एंगल पर हम इसको फिक्स करेंगे वहां पर ये फिक्स हो जाएगा, और ये अपने आप ही वहां पर जो इंसिजन को है, वुंड को, वो है ओपनिंग को, वो चौड़ा करके वहां पर रखेगा, वाइड वहां पर करके रखा। तो ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर के नाम से इसको जानते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, इसके एक और इमेज बता देता हूँ। तो ये थोड़ा सा आगे इस तरह का होता है, ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है, वो इस तरह का होता है। आप दूसरी साइड से इसका दूसरा व्यू भी दे सकते हैं। ये 2 इमेज मैंने इसकी एड की हुई है, और ये यहाँ पर चीज होती है, इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये जो ऐसे खांचे बने होते हैं, यहाँ पर हम कहीं पर भी इसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, यूज किया जाता है सेपरेट करने के लिए एज ऑफ द सर्जिकल इंसिजन वगैरह को। नेक्स्ट 53 नंबर आज की हमारी इंपॉर्टेंट इमेज रहेगी। तो ये जो एक सिरेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक सिरेंज है, एक इंजेक्शन है एक तरह का। ये कहाँ पर, इसको ईयर सिरेंज कहा जाता है, ईयर सिरेंज के नाम से इसको जाना जाता है। ईयर सिरेंज काम में ले जाते हैं इंस्टॉल करने या इरिगेशन करने के लिए। सॉल्यूशन कान के अंदर कोई भी मेडिसिन वगैरह इंस्टॉल करनी है, कोई भी सॉल्यूशन है वो इंस्टॉल करना है, या वहां से इरिगेट करना है, वहां से वापस निकालना है, तो इस तरह की सिरेंज को काम में लिया जाता है। तो ये सिरेंज जो होती है वो ईयर सिरेंज के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी नोटसेट सीरीज की फर्स्ट इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर मैंने बढ़िया से बढ़िया जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इमेज मैंने आपको दिखाई है आर्टरी की, फोर्सेप्स की, या सभी इंस्ट्रूमेंट की, वो आप ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो टोटली इमेज है वो नोटसेट के ही नहीं, बल्कि जो अभी बिहार स्टाफ नर्स का, केजीएमयू का, जीएमसीएच का, या एससीपीएचजीआई का जो एग्जाम होने वाला है, उन सभी के अंदर ये जो क्लासेस है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नोटसेट सीरीज की ये फर्स्ट क्लास रहेगी। कंटिन्यू हम थ्योरी बेस्ड इमेज के साथ साथ थ्योरी बेस्ड, उसके साथ साथ में जीके रीजनिंग सभी की क्लासें हम कंडक्ट करेंगे। टोटली सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है मैं आप सभी लोगों को कवर करवाऊंगा। आप सभी दोस्तों से, आप सभी भाइयों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो क्लास को है वो कंटिन्यू कंप्लीट वॉच करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो एक बढ़िया सा कमेंट आप क्लास में करें। आपको क्लास कैसी लगी, आप इसका रिव्यू मुझे जरूर दें। अगर इस क्लास में कुछ आपको चेंजेस करना है, आपको लगता है कि ये क्लास है इसके अंदर कुछ चेंजेस होना चाहिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये क्लासेस है ये कंटिन्यू रहेगी नोटसेट के एग्जाम तक। इसके अंदर मैं आपको आगे थ्योरी बेस्ड के साथ साथ में एमसीक्यू बेस्ड है, टॉप एमसीक्यू बेस्ड की क्लासेस भी मैं आपको कंडक्ट कराऊंगा। एमसीक्यू की क्लासेस रहेगी, इमेज बेस्ड की क्लासेस रहेगी, जीके रीजनिंग, जो टोटली अभी अभी जो जिन जिन बच्चों ने सीएचओ का, एनएचएम का, पब्लिक हेल्थ का जो एग्जाम दिए हुए हैं, अभी एनएचएम के जितने भी एग्जाम दिए हैं उनके अंदर भी ये क्लासेस जो मैंने पिछली पढ़ाई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रही है। काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके अंदर से आए हुए हैं, और उसके अंदर जो नई चीज़ हमें देखने को मिली है, जैसे हिंदी की
या कंप्यूटर की, तो वो क्लासेस भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि जो बच्चों का जो भी पार्ट एग्जाम के अंदर कमजोर रहता है वो हम मजबूत बनाएंगे, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसे लगी, आप मुझे एक कमेंट जरूर करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।